खुशामदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। डॉक्टर अधिकारी थीसिस ये 1941, 42 में ये पब्लिश हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से उनके एक थ्योरेटिशियन थे डॉक्टर अधिकारी, उनसे मेरी मुलाकात भी हुई 1979 में। जब मैं लाहौर से दिल्ली गया तो मेरे पास एक खत था डॉक्टर अमीर हैदर का, जो कम्युनिस्ट मूवमेंट के बहुत बड़े लेजेंड हैं। उन्होंने एक खत मुझे दिया था कि मेरे बड़े भाई के नाम, विदाउट राइटिंग हिज नेम। जब मैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के दफ्तर पहुंचा तो उन्होंने एकदम समझ गए। वो मुझे ले गए सोहन सिंह जोश के पास, जो पार्टीशन से पहले लाहौर में कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर में वो ही रन किया करते थे। बहुत मोहब्बत से मिले, बहुत प्यार से मिले। तब तक उन्हें पार्किंसन डिजीज हो चुकी हुई थी। रोने लग पड़े जब लाहौर को याद किया, अपने पुराने दोस्तों को याद किया। साथ ही वो मुझे ले गए, जो साथ वाला कमरा था उसमें डॉक्टर अधिकारी थे, थॉरो जेंटलमैन, लेकिन तब तक उनकी आंखें चली गई हुई थी। और सिर्फ आई पेड माई रिस्पेक्ट टू हिम एंड दैट्स व्हाट। अब ये अधिकारी थीसिस पे आज तक एक कंट्रोवर्सी चल रही है कि ये क्यों पास किया गया, क्योंकि कम्युनिस्ट फलसफे के वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेन्स, कि दुनिया के मजदूरों इकट्ठे हो जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा स्वाय तुम्हारी जंजीरों के। यानी इंटरनेशनलिज्म मार्क्सिज्म का फलसफा की बुनियाद बनी, और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में इस पे बहुत जोर भी दिया गया। लेकिन कार्ल मार्क्स हो, फ्रेडरिक एंगल्स हो, लेनिन, स्टालिन, ट्रॉट्स्की, जितने भी ये लोग हैं, बाद में माओ जेडुंग, सबको नेशनलिज्म से भी फेस करना पड़ा, क्योंकि दुनिया में सियासत जो है 19th-20th सेंचुरी में नेशनलिज्म की बुनियाद पे हुई, कि एक नेशन यानी पॉलिटिकल कॉम अगर आज़ादी चाहती है तो उसको आज़ादी मिलनी चाहिए। तो डॉक्टर अधिकारी का थीसिस जो है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये 1942 में क्यों आया, जिसमें कहा गया कि राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, हक खुद इरादियत, हिंदुस्तान में हर ओप्रेस्ड नेशनैलिटी को मिलना चाहिए। और जब उन्होंने लिस्ट बनाई ओप्रेस्ड नेशनैलिटीज की, तो उसमें बंगाली भी थे। आपको पता है बंगालियों में मुसलमान भी होते हैं, हिंदू भी होते हैं। सिंधी भी थे एज एन ओप्रेस्ड नेशनैलिटी, हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, कुछ सिख भी थे। आप चले जाएं ये महाराष्ट्र बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, तो गुजरातियों में भी मुसलमान और हिंदू हैं, और बाकी मज़ाहब के लोग भी हैं। इसी तरह मराठी स्पीकिंग लोग भी हैं। आप कहीं भी चले जाएं तो वहाँ पे ज़ुबान की बुनियाद पे डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर अधिकारी ने नेशनैलिटीज़ को हक दिया राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन का। स्वाय स्वाय जब व्हेन ही केम टू पंजाब, जब पंजाब में आए तो वहाँ पे कहा कि नहीं, मुसलमानों को भी हक है एक एज ए नेशनैलिटी। जाहिर है जब मुसलमान कहा तो बाकी हिंदुस्तान के मुसलमान भी उसमें आ गए। लेकिन जब सिंधी और बंगाली और इनका नाम लिया तो वहाँ पे नहीं कहा कि इसमें से सिर्फ हिंदू हों और इसमें से मुसलमान एक्सक्लूडेड है। वेरी स्ट्रेंज फॉर्मुलेशन। और साथ साथ कहा कि सिखों को भी राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है। उसकी बैकग्राउंड क्या है कि जब 23 मार्च को मुस्लिम लीग ने रेजोल्यूशन पास किया था टू क्रिएट मुस्लिम स्टेट्स, और बाद में वो पाकिस्तान का आइडिया बन गया,
तो एक हफ्ते बाद उसके सिख लीडर सरसुंदर सिंह मजीठिया ने कहा था कि मुसलमानों को गलत फहमी है कि पंजाब के वो इलाके जहां हिंदू और सिख मेजॉरिटी में है वो हम कभी भी एक मुस्लिम पाकिस्तान का हिस्सा बनने देंगे। यानी हम इंडिया की पार्टीशन के खिलाफ हैं, लेकिन अगर पार्टीशन होती है और एक एक कम्युनल पाकिस्तान बनता है तो उसका हिस्सा हम बिल्कुल नहीं बनने देंगे। तो अधिकारी थीसिस ने इन दोनों चीज़ों को मद्देनजर रखा। व्हेन इट केम टू पंजाब, by naming Muslim, he extended it to all Muslims who also were part of being Sindhi, Gujarati. तो ये एक बड़ा कंफ्यूजिंग किस्म की फॉर्मुलेशन थी, वेरी लूज। और स्टालिन की जो है ना 4 फैक्टर्स वाली डिस्टिंक्शन बिटवीन नेशन और नेशनैलिटी, उसमें भी तजाद है। अकॉर्डिंग टू स्टालिन, जिसको ये सब मानते हैं, कॉमन लैंग्वेज, कॉमन हिस्टोरिकल कैरेक्टर, हाँ जी, एक ही इलाके में रहना, एक ही कॉमन टेरिटरी, और इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, यानी कि आप इस लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे आ जाएं कि आप एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमी चला सकें, बुर्जुआ इकोनॉमी, ठीक है। और उसने कहा नेशनैलिटीज वो हैं हु डू नॉट हैव द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, कि उनकी इकोनॉमिक जो है वो फिजिबिलिटी है कि वो अपनी एक स्टेट चला सके। लेकिन यहां पे डॉक्टर अधिकारी ने राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन सब नेशनैलिटी को दे दिया, जो कि जुबान की बेस पे थी। लेकिन मुसलमानों को और सिखों को भी नेशनैलिटी के दे आर ओप्रेस्ड नेशनैलिटीज। और एक और बात मैं अंडरलाइन कर दूं, वेरी इंपॉर्टेंट, ओप्रेस्ड यानी जिन पे जबर होता है, जिनके साथ जुल्म होता है। अगर आप मुसलमानों को इंक्लूड कर रहे हैं, जिनमें एक ज़माने में हाकिम भी रहे हैं, बहुत बड़े लैंडलॉर्ड थे, हाँ जी, फौज में बहुत थे, नवाब थे, खान बहादुर थे, गरीब भी थे बहुत ज़्यादा, हाँ जी, हिंदुओं में भी इस तरह ही था। लेकिन वो ग्रुप जिसको सबने बुरी तरह ट्रीट किया, थियोलॉजिकल बुनियाद पे कह लें या सोशलॉजिकल बुनियाद पे, दलित जो हैं, द सो कॉल्ड अनटचेबल्स, उनका जिक्र डॉक्टर साहब की इस ओप्रेस्ड नेशनैलिटीज में कहीं नहीं है, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज। अगर ओप्रेस्ड की बात हो रही है और मज़हब की बुनियाद पे भी आप कहते हैं कि मुसलमान ओप्रेस्ड हैं और सिख भी ओप्रेस्ड हैं, तो हिंदू मत का जो सबसे निचला कैटेगरी है, बल्कि एक्सक्लूडेड कैटेगरी है, अनटचेबल्स, उनको आपने तो माना नहीं अपना उसके अंदर। लेकिन इसके पॉलिटिकल फॉलोआउट क्या हुआ, आर्ग्यूमेंट क्या थी कि जिस तरह के मुस्लिम लीग राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन मांग रही है, अगर हम मान लें कि जी ठीक है आपके पास ये है, तो फिर उनके पास कोई बुनियाद नहीं रहती कि वो पाकिस्तान डिमांड करें। ये भी एक अजीब लॉजिक है, ट्विस्टेड लॉजिक। आई डोंट सी हाउ दैट वाज द केस। क्योंकि हुआ क्या कि कम्युनिस्ट पार्टी ने, जो मुसलमान थे कम्युनिस्ट पार्टी में, उनको कहा कि आप मुस्लिम लीग में जाएं और इसको एक प्रोग्रेसिव मूवमेंट बनाएं। उसमें पंजाब में मियाँ इफ्तिखारुद्दीन आ जाते हैं, जो बेसिकली फाइनेंसियर थे पंजाब कम्युनिस्ट पार्टी का। उसमें और इलाकों के भी लोग आ जाते हैं, हाँ जी, कि आप मुस्लिम लीग को एक प्रोग्रेसिव पार्टी बनाने की कोशिश करें। जबकि मुस्लिम लीग बुनियादी तौर पे मज़हब की बुनियाद पे, कम्युनल बुनियाद पे तकसीम चाहती थी हिंदुस्तान की। और उसके बाद ये सारे उसके अंदर आ भी गए, और जो उनका फिर बुरा हाल हुआ वो ऑल इट्स टू वेल नोन। 1944 में 19 मार्च को जिन्ना साहब ने नोटिस किया कि ये सारे कम्युनिस्ट मुस्लिम लीग के अंदर भी आके नारे लगा रहे हैं
क्योंकि जिन्ना साहब तो प्रॉपर्टी के बहुत बड़े सपोर्टर थे, लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ और इसके प्रॉपर्टी के मुतल्लिक बात करने के वो हक में नहीं थे। लेकिन ये सारे आके इन्होंने इस किस्म के नारे भी लगाने शुरू कर दिए कि हिंदू मनी लैंडर से आज़ादी हो जाएगी और ये है वो है, ये भी इन्होंने करना शुरू कर दिया। तो 19 मार्च 1944 को लाहौर में जिन्ना साहब का एक ऐलान है कि द कॉमनेस्ट थिंग्स दैट वी आर फुलिश परहैप्स देयर इज अ ग्रेन ऑफ ट्रूथ, कि ये कॉमनेस्ट समझते हैं कि हम बेवकूफ़ हैं, शायद इसमें कोई सच है, लेकिन लेट मी टेल देम, हैंड्स ऑफ, हैंड्स ऑफ, हैंड्स ऑफ यू कॉमनिस्ट, वी डोंट वांट any other ideology. We have our own Islamic ideology, a code of life. We don't want the red or the yellow flag. We have our own, वो जो मुस्लिम लीग का फ्लैग था, क्रेसेंट ग्रीन। तो जिन्ना साहब ने कह भी दिया इन्हें कि यू आर नॉट वेलकम इन द मुस्लिम लीग। फिर भी ये जब आए तो वहीं रह गए और नारे मारते रहे और टू नेशन थ्योरी के सपोर्टर हो गए। इसकी बैकग्राउंड क्या है कि ये अधिकारी थीसिस ने ये, चलो ये तो मान लिया कि उन्होंने ये एक थीसिस दिया, उसकी बैकग्राउंड थोड़ी सी सुन लें। देखिए, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई 1939 में, तो सारे दुनिया के कम्युनिस्टों ने कहा कि इस जंग से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ये एग्जिस्टिंग इम्पीरियलिस्ट पावर्स, ब्रिटिश, फ्रेंच और उसके खिलाफ एक राइजिंग इम्पीरियलिस्ट पावर जर्मनी का और इटली का झगड़ा है, इसमें हमारा क्या लेन देन है। लेकिन जब जर्मनी ने जून 1941 में सोवियत यूनियन पे हमला कर दिया, तो सारी दुनिया के कम्युनिस्टों ने कहना शुरू कर दिया, दिस इज नाउ अ पीपल्स वॉर, वी हैव टू सेव द सोवियत यूनियन। तो ये फैशिज्म के खिलाफ जंग में हमको हिस्सा लेना चाहिए। जब उन्होंने ये ऐलान किया तो ये याद रखें कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इधर से फ्रांस और बरतानिया और बाद में अमेरिका लड़ रहे थे, जर्मनी और इसके इटली और जापान के खिलाफ। और अब जब सोवियत यूनियन के पे भी हमला कर दिया जर्मन्स ने, तो फिर तो सोवियत यूनियन और बरतानिया बिकेम पार्टनर्स, एलाइज अगेंस्ट फैशिज्म, नाज़िज्म। समझ गए आप? तो जब ये इंडियन कम्युनिस्टों ने इसको ये क्या कहते हैं, इस किस्म की पॉजिटिव पोजीशन ली कि ये एक पीपल्स वॉर है और इस जंग में हमें हिस्सा लेना चाहिए, तो इन्होंने बरतानवी हुकूमत की सपोर्ट ऑटोमेटिकली शुरू कर दी। और मुस्लिम लीग जो है वो बरतानिया को सपोर्ट कर रही थी जंग में, सिर्फ कांग्रेस वाले उस जंग में अंग्रेज़ों के खिलाफ थे। तो मुसलमानों को कहना, कम्युनिस्टों को, कि छोड़ो, जाओ मुस्लिम लीग में इसे एक प्रोग्रेसिव पार्टी बनाओ। एक और वजह थी, 1930s के आखिर में तकरीबन एक लेफ्ट टर्न आया था सोवियत कम्युनिज्म में। उससे पहले मार्क्स से ले लें आप, और लेनिन का जो है ना थीसिस ऑन द ईस्ट, उसमें ये जो इम्पीरियलिस्ट पावर्स हैं, कॉलोनियल पावर्स, उसमें जो भी आज़ादी की जंग में हिस्सा ले रहा है उसका साथ देना के लिए कहा गया, और वर्कर्स के जो राइट्स हैं उनको एडवांस करने के लिए। लेकिन 1930s में आके स्टालिन के इर्द गिर्द जो लोग थे उन्होंने, और ये मुझे लगता है इंडियन कम्युनिस्टों ने ये आइडिया दिया होगा कि देखें, इंडिया के अंदर तो एक आर्म स्ट्रगल वाला इनकलाब नहीं आ सकता, क्योंकि गांधी जो है वो आर्म स्ट्रगल के खिलाफ है और ही वांट्स अपना नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस टू ब्रिटिश रूल, जबकि आर्म स्ट्रगल के जरिए इनकलाब आ सकता है।
तो ये आइडिया फिर सोवियत यूनियन में आया और सोवियत यूनियन की तरफ से इनको सपोर्ट आई, हाफ सपोर्ट। कहीं लिखा गया कि ठीक है आप पाकिस्तान की सपोर्ट करें और इसको प्रोग्रेसिव बनाने की, इस्लामिक सोशलिस्ट की तरफ लेके जाएं। कुछ का ख्याल था कि पाकिस्तान बन जाएगा तो ये तो ब्रिटिश इंपीरियलिज्म की एक आउटपोस्ट बन जाएगी। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू, मेरी जो किताब है ना पाकिस्तान द गैरिजन स्टेट, उसमें पहले चैप्टर में सोवियत यूनियन की इस एम्बिवलेंस यानी दो किस्म की सोच को मैंने पेश किया है। तो ये कम्युनिस्टों के अंदर मैंने अक्सर देखा है, महात्मा गांधी के खिलाफ खास तौर पे पाकिस्तान में बहुत नफरत पाई जाती है। उसकी बुनियाद यही थीसिस है कि जी आर्म्ड स्ट्रगल के खिलाफ है गांधी, और आर्म्ड स्ट्रगल के जरिए इनकलाब आता है। तो वो इनकलाब ना इंडिया में कभी आया जब ये दो हो गए, उसके बाद मजहबी जमातों को पावर में पाकिस्तान में आ गए, इंडिया में जो एक लिबरल स्टेट बनी थी वो उसके खिलाफ मूवमेंट शुरू हुई, जो अब हम देखते हैं इंडिया के अंदर भी राइट विंग हिंदुइज्म जो है वो छा गया। तो ये जो था ना डॉक्टर अधिकारी का, कुछ लोग कहते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के अंदर ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने इन्फिल्ट्रेट कर लिया था और डॉक्टर अधिकारी जो है वो उनको इन्फ्लुएंस किया या वो उनके आदमी थे। ये भी एक चलती है गॉसिप, लेकिन आई डोंट थिंक दैट इज़ करेक्ट, क्योंकि 79 तक तो फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को पता लग जाना चाहिए था ना। लेकिन डॉक्टर अधिकारी वॉज स्टिल वेरी मच देयर और बड़ी रिस्पेक्ट उनकी की जाती थी। तो आई डोंट थिंक ये इल्ज़ाम कोई जायज़ है। ये इनका अपना ही सोच थी कि गांधी की वजह से हम इनकलाब यहाँ नहीं कर सकते, शायद इनकलाब ये जो कम्युनिस्ट पाकिस्तान में कर लें। उसका क्या हाल बना, क्या हुआ। और सबसे बड़ा जो मुझे एतराज़ है, आपने नेशनैलिटीज़ को राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन दे दिया सबको, लेकिन मुसलमानों को मज़हब की बुनियाद पे और सिखों को मज़हब की बुनियाद पे, लेकिन बाकी हर जगह पे नेशनैलिटीज़ को आपने ज़ुबान की बुनियाद पे, लिंग्विस्टिक बुनियाद पे डिक्लेयर किया। और नेशनैलिटीज़ को इन राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन टू फाउंड अ स्टेट तो एग्जिस्ट नहीं करता मार्क्सिस्ट क्लासिक थ्योरी में, वो तो नेशंस को करता है। तो आपने एक इंडिया को पूरी को एक नेशन नहीं माना, आपने इनके दो तीन हिस्से करने का जो पॉइंट ऑफ व्यू था, मुस्लिम नेशन, हिंदू नेशन, सिख नेशन। सिख नेशन क्यों उनको थर्ड स्टेट ना बन सकी, क्योंकि अंग्रेज़ों ने देखा कि सिख तो कहीं मेजॉरिटी में है ही नहीं, एंड दे आर सो फ्यू कि देर इज़ नो वे यू कैन गिव देम अ स्टेट बेस्ड ऑन टेरिटरी जहां वो मेजॉरिटी में है। ये ट्रेजेडी दलित की भी थी कि वो सारे हिंदुस्तान में थे, लेकिन 7, 8, 10, 15% पॉपुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा वो थे। हाँ जी, मेजॉरिटी नहीं थे कहीं भी, कि उनको एक ख़ास इलाका दे दिया जाता है एज अ सेपरेट स्टेट फॉर द दलित्स। जब तक जिस तरह मुझे याद है, डॉक्टर अंबेडकर ने भी कभी एक सेपरेट दलित्स की स्टेट की बात नहीं की, सेपरेट इलेक्टेड्स की जरूरत की। ही रियलाइज्ड कि दलित कहीं भी मेजॉरिटी में नहीं है, लेकिन अगर वो मेजॉरिटी में नहीं भी हैं तो दे आर द मोस्ट ओप्रेस्ड। और मुसलमानों को अगर आप देना चाहते हैं राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन और सिखों को मज़हब की बुनियाद पे, तो मज़हब की बुनियाद पे सबसे ओप्रेस लोग जो हैं, जो मज़हब की बुनियाद पे ओप्रेस किए जाते हैं, वो तो दलित हैं। उनका भी जिक्र होना चाहिए था। सो आई थिंक दिस वाज ए फ्लॉड, इसमें बहुत खराबियां थी अधिकारी थीसिस में, और कम्युनिज्म को इन द लॉन्ग रन बहुत नुकसान हुआ। पंजाब में बल्कि जो इलाके पाकिस्तान बन गए वहाँ पे कम्युनिस्ट जो हुआ करते थे उसमें मुसलमान कम थे, हिंदू मिडिल क्लास के लोग थे, और केडर पेजेंट्री जो थी वो ज़्यादातर सिख थी। पाकिस्तान बनने के बाद वो सारे जो हैं वो इंडिया चले गए, लिहाजा किसानों के अंदर जो मूवमेंट थी
एक प्रोग्रेसिव, वो भी, उसको भी धचका लगा। पंजाब में पूरी कम्युनिस्ट पार्टी जीरो हो गई चंद लोगों तक। मैं तो इन सबको जानता हूँ, पर्सनली मिल चुका हूँ। सरदार शौकत अली को, सी आर असलम को, अब्दुल्ला मलिक को, हमीद अख्तर को, यू नेम देम, उनसे बातें भी हुई। हाँ जी, आबिद बंटो को, तायरा मजहर अली खान को, दे आर ऑल ऑन रिकॉर्ड। पाकिस्तान तो बनी लिबरल एक बुर्जुआ डेमोक्रेसी भी ना बन सकी। शुरू पहले दिन से इनके दे केम अंडर जेरे ताब आए, जबकि इंडिया के अंदर कम्युनिस्ट जो है आफ्टर पार्टीशन वर द सेकंड बिगेस्ट पार्टी इन द कंस्टिट्यूएंट असेंबली आफ्टर द कांग्रेस पार्टी। वक्त के साथ वहाँ की सियासत में फिर राइट विंग बढ़ता गया। कांग्रेस के अंदर जो ये राइट विंग अपॉर्चुनिज्म शुरू हुई, इंदिरा गांधी वॉज राइट विंग विद इन द कांग्रेस, ऑल्दो इफ शी वॉज सेकुलर इन हर ओन वे, लेकिन राइट विंग सेकुलर। तो ये सारी चीज़ों ने कम्युनिस्ट मूवमेंट को अल्टीमेटली बहुत नुकसान पहुंचाया है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, ऑल द बेस्ट।